नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स ऑथर करी हैं। सो डॉक्टर प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रमोद सर, आपके एक्सपर्टीज वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, नेपाल पे। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि जो नेपाल का अभी जैसे एक व्यक्ति का, एक इंसान का मेंटल सेटअप होता है, साइक होता है। तो जो नेपाल में मोनार्की रही है और कम्युनिस्ट रूल रहा है, तो जो प्रेजेंट सिनारियो है, तो नेपाल का साइक कैसा है और क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं कि नेपाल अभी फेडरल सेकुलर रिपब्लिक कंट्री है। पहले नेपाल मोनार्कियल था और नेपाल के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो मोनार्की के टाइम से ही आया हुआ है। अभी का जो पॉलिटिकल मैप लीजिए या अभी का नेपाल आर्मी का इंस्टीट्यूशन लीजिए, ये सारे फॉर्मेशन में मोनार्की का रोल रहा है। 200 साल में नेपाल मोनार्की के टाइम से एक एज अ नेशन इवॉल्व हुआ है। बट अभी आके क्या हुआ है, नेपाल डेमोक्रेटाइज हुआ है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व हुई है और न्यू आइडिया जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ये सब इवॉल्व हुआ है। तो जैसे 200 साल में नेपाल एक फाउंडेशन था नेपाल का, ओल्ड नेपाल का जो फाउंडेशन था, उस पे आके नए पॉलिटिकल पार्टीज, नए आइडियाज, सब नया नेपाल एक टाइम में कहा जाता था, वो फॉर्म हुआ है। और इसमें जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुनार्की ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये गलत है। नेपाल के मुनार्की का भी कंट्रीब्यूशन रहा है नेपाल में। जैसे नेपाल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्सिटीज का हुआ, इंडस्ट्रियल जोन्स का हुआ, सारे चीज के फॉर्मेशन किंग वीरेंद्र के टाइम में, किंग महेंद्र के टाइम में और कुछ त्रिभुवन के टाइम में हुआ है। मगर अभी आगे क्या हुआ है कि नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व हो रहे हैं, डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट हम लोग अभी भी नॉन डेमोक्रेटिक वेज में नहीं जा रहे हैं। जैसे आप पाकिस्तान को देखेंगे, कभी बांग्लादेश को देखेंगे, वो सिचुएशन नहीं है, या भूटान जैसा राजा का पावर इन्फ्लुएंस नहीं है। सो अभी नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं अभी नेपाल में। तो सर, जो सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो आप बता रहे हो कि स्लोली स्लोली डेमोक्रेसी की तरफ इवॉल्व कर रहा है, तो इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस कितना है और चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बहुत नहीं है, मगर बढ़ रही है। पहले चाइना का दो इंटरेस्ट हुआ करता था। एक था कि तिब्बत का सिक्योरिटी को लेकर और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट हो। मगर जब नेपाल में अनऑफिशियल ब्लॉकेड कहा जाता है, उसमें नेपाल के पॉलिटिकल एलिट, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिया का रोल देखा। ये इंडिया के कारण से ब्लॉकेड हुआ, जो नेपाली साइकिल को हर्ट किया। उससे क्या हुआ कि नेपाल में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया को सस्पिक्शन से देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल, हमारे सोवनिटी है, उसको इंडिया ने हर्ट किया। तो उस टाइम से क्या हुआ, ग्रेजुअली चाइना ने क्या रियलाइज किया कि उसको बहुत सारे स्पेस है इस देश में जो यूटिलाइज कर सकता है। दूसरा, जो पहले तिब्बत का इश्यू था, अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा चाइना के लिए, क्योंकि आप जानते हैं चाइना एक इकोनॉमिक पावर के साथ साथ मिलिट्री पावर है। तिब्बत मैसिवली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उनका बॉर्डर सिक्योरिटाइज हो चुका है। तो उस टाइप का अलगाववादी या सिक्योरिटी कंसर्न जो है तिब्बत का, वो कम हुआ है पहले की तुलना में, बॉर्डर के साइड से, नेपाली बॉर्डर साइड से। ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में तिब्बत का अहम कम नहीं हुआ है, मगर जो सिक्योरिटी कंसर्न था बॉर्डर के साइड से, वो कम हुआ है। तो उस कारण से नेपाल का इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी से हट के अब जियो पोलिटिकल में आ गया। क्योंकि तिब्बत इश्यू पहले क्या था कि चीन को डर था कि नेपाल के बॉर्डर के होके या इंडिया के साथ बॉर्डर, उस रास्ते से वो सब कहीं फ्ली कर ले, तिब्बत का मूवमेंट लाए, वो चीज ज्यादा मायने था पहले। अब क्या है कि ताइवान और तिब्बत फैक्टर जो है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का पार्ट हो गया है। तो नेपाल का भी एक लेवल से एलिवेट हो गया है पोजीशन। पहले था कि नेपाल चाइना दोनों मिलके तिब्बत इश्यू को रिजॉल्व कर देते थे। नेपाल के आर्मी कमांडर इन चीफ थे नेपाल आर्मी का, और सारे कंसर्न उनके थ्रू एड्रेस होता था। मगर अब ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में आ गया ताइवान और तिब्बत इश्यूज। तो अभी ग्रो इसलिए कर रहा है कि वो सिर्फ बायलेटरल इश्यू इश्यू नहीं रह गया ताइवान और तिब्बत, ये जियो पोलिटिकल इश्यू है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब चाइना आगे के दिन में और ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा नेपाल को। मगर वो डेमोक्रेसी से लेके नहीं होगा, उसका कोई रिलेशन डेमोक्रेसी से नहीं होगा, क्योंकि चाइना को यहाँ पे कम्युनिज्म ही एक्सपोर्ट नहीं करना है, उसको डेमोक्रेसी से भी लड़ना नहीं है। उसका खुद अपना इंटरेस्ट है सिक्योरिटी ऑफ तिब्बत और अभी आके ग्लोबल
जियो पॉलिटिकल प्लेयर जो चाइना है, अपना जो एक्सपैंड करना चाहता है इन्फ्लुएंस, उसके तरह होगा आज के दिन में। तो प्रमोद सर, जो इंडिया का जो रोल माना जाता रहा था, या जो इंडिया जिस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता था, हम सब कॉन्टिनेंट में बिग ब्रदर है। तो जैसे नेपाल ब्लॉकेट का आपने नाम लिया, तो वो जो बिग ब्रदर का रोल है, कहीं पे आपको लगता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया बिग ब्रदर में, कि इंडिया डिक्टेट कर रहा है, नेपाल में ये मैसेजिंग चली गई? देखिए, इंडिया अभी भी इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ी देश है। सिर्फ साइज से नहीं, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। सो इस आप अगर बिग स्टेट्स का बिहेवियर देखेंगे तो बड़े कंट्रीज बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं। जैसे अमेरिका का हो गया, या रूस को देखिए, या चीन के देखिए, आज के इंडिया देखिए, कल के इंडिया नहीं। कल के इंडिया का हो सकता है तो वो थोड़ा अपने कंसर्न को स्ट्रांगली नहीं रखते हो, कुछ चीज में डरते हो, कुछ चीज में शर्म करते हो, मगर आज के इंडिया आप जो देख रहे हैं, इंडिया अपने इंटरेस्ट को जोड़ तोड़ से रख रहा है। तो साउथ एशिया में हमेशा रखा है इंडिया। तो इंडिया एक बिग स्टेट के कारण वो आज के दिन में यूएस, रशिया और चाइना की तरफ बिहेव करता है। और जब वो बिहेव उस तरह से करता है तो कभी कभी छोटे देश को हर्ट हो जाता है। वो कभी कभी ये फील होता है कि बड़े देश ने हमारा सेंसिटिविटीज को एड्रेस नहीं किया, जबकि छोटे स्टेट्स हमेशा बड़े स्टेट्स के सेंसिटिविटीज को 10 बार 12 बार सोचकर बिहेव करता है। तो वो रेसिप्रोसिटी नहीं आता है। जैसे नेपाल के छोटी छोटी पॉलिटिक्स में, अरे इससे कहीं इंडिया नाराज ना हो जाए, कोई भी पॉलिसी में होता है। मगर आपको लगता है कि इंडिया में मोदी जी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, अरे इससे कि नेपाल को कहीं असर न पड़ जाए, अरे भूटान को कहीं चीन न जाए, अरे बेचारे श्रीलंका कहीं इस ट्रेड से कहीं असर न पड़े। ये बड़ी कैलकुलेशन बड़े स्टेट्स में नहीं होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि एक बिहेवियर निगेटिव लाइट्स लाती है छोटे छोटे देश में। मगर इसका मतलब ये बिग ब्रदर एटीट्यूड कहिए या बिग स्टेट का बिहेवियर कहिए, मगर इसके साथ साथ एक निगेटिव चीज है जो सेंसिटिविटीज को कभी कभी एड्रेस नहीं किया जाता है। इसके साथ पॉजिटिव चीज क्या होता है, कोई स्टेट बिहेव अगर बिग स्टेट करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। तो साउथ एशिया में आप देखेंगे कि इंडिया एक मेजर प्लेयर है। सारे कंट्रीज का मेजर सिक्योरिटी नीड, इकोनॉमिक नीड, कनेक्टिविटी की डिजायर्स सारे एड्रेस करना पड़ता है। तो आप ऐसे बिग ब्रदर या बिग बॉस की तरह ये हर देश करती है। आपको आप चाइना से पूछिए रसिया कैसा है, वो बोलेगा इट्स बिग बिग बॉस की तरह बिहेव करता है। वैसा ही मेक्सिको बोलेगा या कनाडा बोलेगा, ये नॉर्मल स्टेट बिहेवियर है। मगर ये बिग ब्रदर मुझे उतना निगेटिव वर्ड नहीं लगता बिग बॉस में। मगर एज ए सेड, कुछ स्टेट्स, बड़े स्टेट्स छोटे स्टेट्स के सेंसिटिविटीज को कभी कभी एड्रेस नहीं करता है, और वो निगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, जो नेपाल में भी हो रहा है। तो प्रमोद सर, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में छोटा स्टेट अगर जो कोई है, उसको बड़े स्टेट की सेंसिटिविटी को एड्रेस करना चाहिए या सोच के करना चाहिए? तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कई बार ये चीज दिखती है, जिस तरीके से नेपाल से चीजें निकल के आती हैं, चाहे टेररिज्म के आर्म्स का एक्सपोर्ट हो, या जो टेररिस्ट वहां के पोरस बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, या फिर जो फेक करेंसीज के इश्यूज हैं, नेपाल से लगातार निकलते रहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ये है, क्या ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये कहानी ब्लो करके बताई जाती है, क्या एक्चुअल में पाकिस्तान आईएसआई नेपाल को यूज कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट? सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आज के दिन में ये नेपाली ओपन बॉर्डर, नेपाल और इंडिया का जो ओपन बॉर्डर है, पाकिस्तान ये यूज कर रहा है। बहुत कम घटना सुनने में आता है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुझे तो कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। मगर डेमोक्रेसी से पहले बहुत सारे न्यूज आती थी। जब हम लोग छोटे थे तो नेपाल ओपन बॉर्डर बहुत मिसयूज कर रहा है, आईएसआई या पाकिस्तानी एजेंट या और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज्यादा न्यूज आती थी। आज के दिन में ये कम हुआ है, स्पेशली डेमोक्रेसी होने के बाद। इसका एक ये रीजन है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर बढ़ा है, एक्सीलेंट कोऑपरेशन बढ़ा है सिक्योरिटी एजेंसी दोनों साइड के साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज आए हैं इसको मॉनिटर करने के लिए, और मीडिया भी फ्री हुआ है। पहले क्या हुआ कि किसी मीडिया ने झूठ फैला दिया और बहुत बड़ा न्यूज होता था, आज उसको विद इन 24 आवर्स उसके 10 वर्जन आ जाते हैं और एक क्लैरिटी आ जाती है। तो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है मीडिया का। तो ये चीजें अभी अगर कोई भ्रम है तो वो चीज को चीरा गया है। तो वो चीज हुआ है। दूसरा चीज, नेपाल ओपन बॉर्डर मिसयूज हुआ होगा, हुआ है, कि आप जानते हैं नेपाल से हाईजैक हुआ था प्लेन, है ना, IC-814, तो नेपाल से हुआ है। मगर जो नेपाल से उससे ज्यादा तो इंडिया, जैसे आपका मुंबई अटैक तो नेपाल के थ्रू नहीं हुआ था, उसी के थ्रू हुआ था। आपके पार्लियामेंट अटैक तो नेपाल के थ्रू नहीं हुआ, क्रॉस बॉर्डर पे होते हैं। तो क्या होता है कि ये इंडिया पाकिस्तान के बड़ी इश्यू है टेररिज्म। टेररिस्ट कोई देश नहीं छोड़ता है, वो नहीं सोचता है अरे ये नेपाल इंडिया का अच्छा दोस्त है, इसको छोड़ दो, इस रास्ते से नहीं चलते, उस वो होता है। तो कोई भी एक स्टेट्स का जो वर्नेबल पॉइंट होता है, अगर इंडिया नेपाल का बॉर्डर पोरस है तो उसका बेनिफिट लिया है
टेररिस्ट नहीं और एजेंट है। मगर आज के दिन में ये बहुत कम हुआ है, क्योंकि नेपाल और इंडिया दोनों मिल के इस चीज को ज्वाइंटली इसको एड्रेस किया है। और आज के दिन आप कभी कभी हो सकता है सुनते होंगे, मुझे लगता है बहुत दिन हो गया जो ये सब नहीं सुनने आया है। ओके प्रमोद सर, तो इसी से अगला क्वेश्चन निकलता है हमारा। जो देश आते हैं उनकी ग्रुपिंग्स बनती है, वो साथ में आके इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करते हैं। तो सार्क एक आइडिया के फॉर्म में तो बहुत अच्छा था सब कॉन्टिनेंट के लिए कि भाई जो आसपास के स्पेशली इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं साथ में आ रहे हैं। बट ओवर द टाइम सार्क को एज एन ऑर्गेनाइजेशन उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जितना लेना चाहिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन। इस पे आप क्या मानते हो कि क्या सार्क रिवाइव हो सकता है या सार्क का रेलेवेंस अभी भी है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप क्या सार्क होके जाने चाहिए, इंडिया और नेपाल अलग से भी एंगेज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? देखिए, सार्क का एक क्रिएशन एक बहुत, मुझे लगता है कि साउथ एशिया का बहुत अच्छा क्रिएशन है। आज तक के सबसे अच्छा अगर रीजनल कोऑपरेशन किया है वो सार्क है। वो इसलिए कि उस टाइम के जितने भी लीडर्स थे उनका एक विजन था। उस टाइम में साउथ एशिया अलग इवॉल्व होना चाहता था। उस टाइम में नेहरू थे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सारे देश सोचता था कि नहीं, सार्क के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसको आगे जाना चाहिए, जिसके तरह इस्टाब्लिश हुआ। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रीजनल कोऑपरेशन का था वो आके फिर बायलेटरल रिलेशन में अटक गई। वो ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान को, जो आप जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी जो है वो सार्क में घुस गया। और जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको हटा के बायलेटरल इश्यू आके कोलैप्स किया इसको। तो आज भी सार्क का इंपॉर्टेंस अगर किसी को है सबसे ज्यादा तो इंडिया पाकिस्तान को है। क्योंकि अगर आपको डायलॉग करना है, रिजॉल्व करना है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इंडिया और पाकिस्तान को ही होगा। आज के दिन में पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालत जो आप देख रहे हैं उसका बड़ा लॉस पाकिस्तान को है, क्योंकि साउथ एशियन ट्रेड नहीं है। अगर फ्लोरिश होगा तो इसके ज्यादा इंडिया का होगा, क्योंकि सार्क को लीड कर पाएगा, क्योंकि मेजर पावर है। बाकी का देश का क्या है, हम लोग बायलेटरल रिलेशन, जैसे सारे सार्क कंट्रीज का रिलेशन इंडिया के साथ ही बढ़े है, ट्रेड बढ़े उस इंडिया के साथ। तो हम लोग जो सार्क का बेनिफिट है हम आज भी इंडिया के थ्रू ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर होल रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद कोई आता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया और पाकिस्तान का है कल, क्योंकि कल आज अगर आप बात करना चाहेंगे तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा आप लोगों के लिए। तो सार्क का इंपॉर्टेंस है, मगर फ्यूचर आप जानते हैं कि सिचुएशन है, क्योंकि मैं उतना होपफुल नहीं हूँ। और सर, इंडिया नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में सार्क की यूटिलिटी है? जैसे पाकिस्तान के केस में तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक डायलॉग का फॉरम बन सकता है जहां पे दो के दोनों साथ आ सकते हैं। तो क्या ये चीज नेपाल के साथ भी लागू होती है? हाँ, मगर नेपाल के लिए सार्क ही एक गेटवे नहीं है। अगर किसी चीज हमें सार्क के थ्रू लेना है तो आज के बहुत सारे नए बहुत। सब रीजनल आ गया, जैसे BBIN आ गया, बिम्स्टेक आ गया। और अगर सार्क का उपलब्धि भी ज्यादातर हमारा इंडिया से है, 80% सब कुछ। जैसे अगर हमें श्रीलंका का कनेक्टिविटी लेना है तो हम इंडिया से बात करके, श्रीलंका से बात करके आगे बढ़ सकते हैं। BBIN है हमारे पास, बांग्लादेश के साथ अगर कनेक्टिविटी चाहे तो हम इंडिया के साथ। तो हमारे जितने भी सार्क से, ऑब्वियसली सारे को बेनिफिट होने वाला चीज था, सार्क के थ्रू हम सारे को बेनिफिट होने, रीजनल कोऑपरेशन बात कर सकते हैं। मगर वो बेनिफिट आज के दिन में हमें इंडिया के थ्रू भी मिल रहा है। तो सार्क इंपॉर्टेंट है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। हमें हो सकता है अगर 100% सार्क से मिलता तो 80% 90% हमें अभी भी इंडिया के थ्रू हम सारी चीज रिजॉल्व कर रहे हैं और हमारे बेनिफिट के चीज मिल रहे हैं आज के दिन में भी। सर, नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता था कि हमारा रोटी और बेटी का रिलेशनशिप है। इतना मतलब पोरस था, इतना मतलब क्लोजली लिंक्ड थे। बट जिस तरीके से टेंशन हुई है, तो क्या आपको लगता है एरा खत्म हो चुका है? अब जो है हम एक मतलब जो बॉर्डर रहेगा क्लियरली डिमार्केटेड रहेगा आगे आने वाले दिनों में। जो लोग आ जा रहे हैं काम के लिए या ट्रैवल टूरिज्म के लिए, वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा आगे वाले दिनों में। आप कैसे देख रहे हो इसको? मैं मुझे ओवर नहीं लग रहा है, रोटी बेटी का संबंध मुझे ओवर नहीं लग रहा है। रैदर इट्स बियॉन्ड दैट, जो पहले था उससे और ज्यादा गढ़ा हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले कुछ लोग शादी करते होंगे क्रॉस बॉर्डर में, आज ज्यादा हो रहा है। बॉर्डर डिमार्केट हुआ है, उससे संबंध अच्छा होते हैं, उससे खराब नहीं होता। अगर आप सिस्टमेटिक बॉर्डर रहेंगे तो कल एक दूसरे को लांछना नहीं लगाएंगे, अरे नेपाल से हमें टेररिस्ट आता है, या हम बोलेंगे ये सब हो रहा है। क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म रखने से क्या होता है, संबंध में जो अननेसेसरी हर्डल ग्रीवेंसेज होता है वो रिजॉल्व होता है। तो एक आज के न्यू वर्ल्ड में ये मैनेजमेंट जरूरी है बॉर्डर का। मगर जो कल्चरल रिलेशन है, रोटी बेटी, रोटी मीन्स इकोनॉमिक और बेटी मीन्स कल्चर, ये और बढ़ा हुआ है। पहले से ट्रेड बढ़ा है। पहले अगर कुछ परसेंटेज लोग जाते थे इंडिया तो उससे ज्यादा लोग आज इंडिया जा रहे हैं। पहले सिर्फ राजा महाराजा शायद इंडिया में शादी करते होंगे या कुछ एलिट करते होंगे, हर कोई कर रहा है।
पहले कुछ लोग नेपाल से इंडिया जाते होंगे घूमने के लिए, अभी टूरिज्म बढ़ा है तो सारे सेक्टर बढ़ा हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, सारी चीज का वॉल्यूम बढ़ा है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में कुछ प्रॉब्लम आई है, ओवर नहीं हुआ और डीपन हुआ है। और एज सिक्योरिटी कंसर्न हाँ बढ़ा है, क्योंकि टेररिज्म न्यू कंसर्न आया है, तो उससे हमें बॉर्डर सिक्योरिटाइज करना पड़ा है। मगर मुझे लगता है वो दोनों देश के संबंध के लिए अच्छी चीज है। ओके प्रमोद सर, यू आर वेरी होपफुल इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे, बट नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो क्या वो इस टाइप की इंडिया की फ्रेंडशिप प्रेफर करेगा, या फिर वो चाइना का जो इजी मनी आ रहा है उसको लेना प्रेफर करेगा इस टाइम? मुझे लगता है इसका आंसर आपको मालूम है कि नेपाल कभी भी इंडिया का फ्रेंडशिप प्रीफर करेगा, क्योंकि इंडिया हमेशा नेपाल के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले किया है। नेपाल को सिक्योरिटी ब्लैंकेट देती है, नेपाल के सारे सिक्योरिटी इंडिया से आती है। इंडिया नेपाल के सारे मेजर पॉलिटिकल चेंज में एक डिसिसिव प्लेयर हुआ है, नेपाल के डेमोक्रेटाइजेशन में। तो मुझे लगता है कि नेपाल और इंडिया का फेथ है, जो फ्यूचर है, वो इंटरट्वाइंड है, जुड़ा हुआ है। तो ये अलग नहीं हो सकता, ये दोस्ती से भी आगे की रिलेशंस है। तो मुझे लगता है ये इसका आंसर आपको मालूम है, इसको आंसर देने की जरूरत नहीं। ओके प्रमोद सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, जो कि काफी क्यूरियोसिटी है लोगों में इस चीज को जानने की। आ टाइम एंड अगेन, और खास तौर पे आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है या जो न्यूज निकल के आ रही है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र, इसकी डिमांड नेपाल में जोर शोर से उठने लगी है, ऐसा परसेप्शन एटलीस्ट बिल्ड हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, हिंदू मोनार्की नेपाल में वापस आ रही है या आ सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नेपाल में हिंदू स्टेट फिर से, मोनार्की तो इम्पॉसिबल है, हिंदू स्टेट भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसका रीजन क्या है कि नेपाल एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। और यहाँ की जनता इसको इसको देखते हुए नेपाल में फ्यूडलिज्म एडॉप्ट किया, सेकुलरिज्म एडॉप्ट किया, रिपब्लिक हुआ। सो इसको फिर फ्यूडलिज्म से यूनिटरी, फिर रिपब्लिक से किंग, और सेकुलरिज्म में हिंदू स्टेट, ये उल्टी गंगा बहती मुझे नहीं दिख रही है। ये सारे जो हल्ला सुने सोशल मीडिया में हर साल होता है, एक जैसे एक त्योहार आती है, तो ये भी हर साल होती है एक टाइम। जो हमारे पहले के महाराज थे, वो दौरा लगाते हैं देश के डिफरेंट पार्ट्स में, तो एक स्लोगन आती है, वो नॉर्मल है, होती रहती है। मगर मुझे नहीं लगता कि ये फिर एक पॉलिटिकल चेंज हो, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदुइज्म को नेपाल में थ्रेट नहीं है। हम लोग 99% हिंदूज है, मतलब मैं 99% इसलिए कहता हूँ कि 80% हिंदू कहते हैं, बाकी तो हमारे बुद्धिस्ट है। जो भी बुद्ध हिमसेल्फ वॉज ए हिंदू, तो हम उसको भी हिंदू लेते हैं। तो यहाँ पे हर कोई हिंदू है, यहाँ किसी को किसी धर्म से, अगर आप हिंदू राष्ट्र भी कह देंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, मतलब सब हिंदू जी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है। उनके बड़े थ्रेट हो सकते हैं जो और माइनॉरिटीज है, उनको थ्रेट, हम लोग 99% मेजोरिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू राष्ट्र का डिमांड उतने जोर तोर से आ रहा है। मोनार्की की तो और नहीं है ना। इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं हमारे हिस्ट्री नेपाल के मोनार्क के, और अभी के किंग और उनके बेटे। तो मान लीजिए आप अभी के किंग है, फॉर्मर किंग, उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर उनके बेटे जो है, आप, वो तो हेरिडिटरी होती है। मुझे नहीं लगता कि नेपाल में कोई भी यंग, मतलब बुजुर्ग भी नहीं चाहते होंगे कि उनके बेटे किंग हो। तो क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूशन बहुत बुरी तरह से एक डिफेम्ड हो गया इंस्टीट्यूशन है आज के दिन में मोनार्की, और आगे के रास्ता भी कोई क्लियर नहीं। तो इसलिए मुझे लगता कि वो एक ब्लैक होल कहते हैं ना, जहां कुछ दिखाई नहीं रहा, उसमें कोई जाना चाहे, मुझे ऐसा लगता है। ओके डॉक्टर प्रमोद जायसवाल सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप आए, कुछ आपने मिथ्स दूर किए, कुछ जो परसेप्शन है जो सोशल मीडिया पे या वेबसाइट्स पे चलते हैं, आपने उन सबको दूर किया। आपने इनसाइट इंफॉर्मेशन दी, इनसाइट दी क्या सिनारियो है और इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे लेके हमारा क्या आउटलुक हो सकता है। आपका अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने। थैंक यू, थैंक यू सर।